हेलो बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड है। x, y एंड z आर द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन रेस्पेक्टिवली। ओके, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है। अब इसको आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए। राइट, तो हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन, पहले तो हम इसको समझ लें कि क्या होता है। तो इसको देखिए, फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं, इसमें से एक ऑक्सी एसिड होता है H3PO2, जिसका नेम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसमें अगर एक ऑक्सीजन और हम बढ़ाते हैं, इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लें। इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O H H और OH। इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ाते हैं तो फार्मूला बनेगा H3PO3, जिसका नेम है फॉस्फोरस एसिड। तो फिर स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन और बढ़ा दीजिए, मतलब एक OH और आ जाएगा। तीसरा H3PO4, जिसका नेम है फॉस्फोरिक एसिड। अब इस फॉस्फोरिक एसिड में 3 OH ग्रुप्स होंगे। राइट, तो इसका जो आयन होगा, इसमें से अगर एक H प्लस को हम निकाल दें तो हाइड्रोजन बचेंगे 2। एक H प्लस को निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इसके आयन को हम कहेंगे, यहां पर अस एसिड है तो नाम में क्या आएगा, आइड। तो इस आयन का नाम होगा हाइपोफॉस्फाइड। तो इसमें से अगर हम एक H प्लस निकाल देते हैं तो इसका नेम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन फॉस्फाइड, क्योंकि अभी इसमें एक H यहां से निकल सकता है, एक H यहां से निकल सकता है। तो इसका नेम हो जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फाइड। और इसी में अगर एक H और निकाल दें, एक H इसमें से और निकाल दीजिए, वो मैं यहां लिख रहा हूं। टोटल 2 H निकाल देंगे तो एक ही H बचेगा, तो यहां 2 माइनस आ जाएगा। इसका नेम होगा फॉस्फाइड। राइट, इसी तरीके से यहां पर हम 3 H 1 बाय 1 निकाल सकते हैं, 3 H प्लस निकाल सकते हैं। तो एक H निकाला तो 1 माइनस आया, दूसरा H निकाला तो 2 माइनस आए, और तीसरा H निकाला तो 3 माइनस आए। लास्ट में यहां पर एक एसिड है तो इसका नेम क्या होगा, फॉस्फेट आयन। यहां पर एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है तो नेम हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। वो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 निकल सकते हैं अभी और, तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन। तो हाइड्रोजन फॉस्फाइड यानी H2PO3 माइनस। ओके, तो हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। P डबल बॉन्ड O, एक H निकल गया है, कौन सा H, जो ऑक्सीजन से अटैच है वो बाहर निकल गया है, H, और यहां पर OH। क्या क्या पूछा है इसमें, क्या क्या पूछा है, X आर द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और इसके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तब लोन पेयर चेक कर लीजिए, कितने लोन पेयर, 1
इस ऑप्शन पर 3 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर टोटल कितनी है? 2 2 4 3 7, 7 लोन पेयर है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 7 हो गई, राइट। बाय इक्वल टू क्या है यहाँ पर? एक्स इक्वल टू दिया है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बाय इक्वल टू क्या दिया? पाई बॉन्ड, राइट। तो पाई बॉन्ड एक है, तो वाई की वैल्यू होगी 1। जेड इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए, कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 सिग्मा, 2 3 4 और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में टोटल 5। फाइंड क्या करना हमें? x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस वाई माइनस जेड, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 5 है, तो 8 माइनस 5 यानी आंसर इज 3, राइट। तो क्या ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड 5, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर P, शेप लीनियर दिया हुआ है, टेबल देख ली। तो यहां 5P या Q1 शेप सीसो दिया है, 4R बैंड शेप, S2 स्क्वायर प्लेनर और 5T बैंड टी शेप। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ P प्लस Q प्लस R माइनस S माइनस T, राइट। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए ट्राई करते हैं। अब इसमें देखिए, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं A, इसको दे देता हूं B, इसको दे देता हूं C, इसको D और इसको E, राइट। चलिए तो पहले हम A में फाइंड करते हैं। A में क्या दिया हुआ है? बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग क्या है? बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू 5 दे रखी है, राइट। अब जिसमें से 5 दे रखी यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3d होना चाहिए, लेकिन शेप देखिए, इसमें शेप लीनियर दिया हुआ है। और लीनियर कब आता है? शेप लीनियर तब आता है जब इसमें 3 लोन पेयर हों, तब लीनियर आता है। अब थोड़ा रिवर्स में जा रहे हैं हम, 3 लोन पेयर हों तब आता है लीनियर, याद आ गया? तो यहां पर बॉन्ड पेयर कितनी होनी चाहिए? फिर 2, और लोन पेयर कितनी होनी चाहिए? 3, टोटल होगा 5। तो अब यहां पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर को क्या कहा? यहाँ P दिया हुआ है, तो यहां पर P की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। फर्स्ट सॉल्व हो गया। चलिए B पे आ जाइए। B में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना दिया है? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड यानी बॉन्ड पेयर की वैल्यू दे रखी है Q, जिसमें से लोन पेयर की वैल्यू 1 है, लोन पेयर की वैल्यू 1 है, राइट। लोन पेयर प्लस, अब यहां पर देखिए C100 कितना दिया है, सॉरी शेप क्या दिया? C100। ओके, तो C100 कब आता है? याद आ गया? C100 तभी आता है जब AQ की वैल्यू 5 यानी sp3d होता है। तो C100 में याद है, यहां पर देखिए C100 स्ट्रक्चर sp3d में आता है। यहां पर एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर होती है, तो लोन पेयर एक यानी बॉन्ड पेयर कितनी होंगी? 4 बॉन्ड पेयर होगी। खैर हमें यहां तो Q की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर 5 आ गई, राइट। 2 वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, P की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 दिया है, जिसमें से लोन पेयर को R लिया गया है, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू दिया है 4, जिसमें से लोन पेयर कितनी है? R लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर मालूम नहीं, टोटल 4 है, राइट। अब शेप क्या दिया हुआ है? शेप दिया है बैंड शेप, तो 4 में बैंड शेप कब आता है? 4 का मीनिंग क्या है? sp3। अब sp3 में देखिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अब बैंड शेप यानी एंगुलर, एंगुलर कब आएगा? जब यहां पर 2 लोन पेयर होगी, एक लोन पेयर आप यहां रख दीजिए, एक लोन पेयर आप यहां रख दीजिए, तब ये बैंड यानी एंगुलर शेप आएगा। ओके, क्योंकि उसमें
बैंड शेप दिया हुआ है, राइट। तो बैंड शेप आने के लिए लोन पेयर कितनी चाहिए, लोन पेयर चाहिए 2, तो आर की वैल्यू भी 2 हो गई और बॉन्ड पेयर भी 2 हो गई, टोटल 4। खैर हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर आर की वैल्यू आ गई 2। देखिए उन्हीं क्वेश्चन को कैसा घुमाया जा रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन प्लस बॉन्ड पेयर की वैल्यू दे रखी है एस, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की वैल्यू है एस, और जिसमें से लोन पेयर कितनी दे रखी है, लोन पेयर दे रखी 2, वो शेप दे रखा है स्क्वायर प्लेनर। दिमाग में क्लिक करिए स्क्वायर प्लेनर कब आता है, लोन पेयर कितनी दे रखे 2, तो बॉन्ड पेयर इक्वल टू एस। स्क्वायर प्लेनर शेप कब आता है, स्क्वायर प्लेनर तो तब आता है जब ऑक्टाहेड्रल में दो लोन पेयर हो, क्योंकि डीएसपी2 अभी हमने पढ़ा नहीं। अगर लोन पेयर 2 दे रखी है और स्क्वायर प्लेनर है तो मालूम है एस की वैल्यू जब 6 होगी यानी ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, जब ऑक्टाहेड्रल शेप होगा तभी ऐसा होता है। 6 यानी ऑक्टाहेड्रल यानी sp3d2 होना चाहिए। तो sp3d2 में जब 2 लोन पेयर होती हैं और दोनों लोन पेयर कहां होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, राइट। ठीक, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई 6, यानी 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर इक्वल टू 6, तो यहां से एस की वैल्यू आ गई 6। अब लास्ट में क्या दिया है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की वैल्यू 5 दे रखी, जिसमें से लोन पेयर की वैल्यू टी है। अब टी हमें फाइंड करना है, राइट। 5 का मीनिंग क्या होता है, sp3d। sp3d में जो बैंड शेप है, बैंड शेप कब होगा, तो बैंड शेप देखिए sp3 में बना लेते हैं, यहां पर 2 ये हो गया एक्सियल पर और 3 इक्वेटोरियल पर, तो बैंड शेप कब होगा, बैंड टी शेप कब होगा, टी शेप यानी ए 1 2 और 3, तो एक लोन पेयर यहां पर और एक लोन पेयर यहां पर, ये 2 लोन पेयर होंगी तब जाके बैंड टी शेप होगा। तो यहां पर लोन पेयर इन टी की वैल्यू कितनी होगी 2 और बॉन्ड पेयर कितनी होगी फिर 3, क्योंकि टोटल है 5 चाहिए, तो टी की वैल्यू होगी यहां पर 2, राइट। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, राइट। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, तो पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू हमने 2 फाइंड की है, और एस की वैल्यू -6 और टी की वैल्यू -2। 5 3 2 8 तो 10, 10 - 8, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो देखा इस कॉन्सेप्ट को कितनी खूबसूरती से यहां पर अप्लाई किया गया है, जो हमने हाइब्रिड स्टेट पढ़ रखी है, किस तरीके से क्वेश्चन को एडवांस में कॉम्पिटिटिव में डिजाइन किया जाता है, राइट। ये बात समझ में आ गई। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उसको चेक करिए, पढ़िए उसको, क्या लिखा है। इन फास्फोरस एसिड इफ एक्स इज द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, y is the number of sigma bonds and z is the number of pi bonds, then calculate value of y into z minus x। बहुत इजी प्रॉब्लम है। फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सोचिए क्या होता है, जल्दी से ट्राई करिए, ठीक। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई करिए, राइट। पॉज करके रखिए। अब आप अपने सॉल्यूशन को इससे, मेरे सॉल्यूशन से मैच करके देखिए, क्या आपका आंसर राइट आया। ओके, तो सॉल्यूशन फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड यानी होता है H3PO3। ओके, तो इसका फार्मूला हमने लिख लिया है, इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड OH, OH और H। यहां पर फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है X इज द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर। तो यहां ऑक्सीजन के अराउंड देखिए 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड यानी लुईस स्ट्रक्चर बनाइए, तो यहां पर और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर आएंगी। यहां पर भी इस ऑक्सीजन के अराउंड, इस ऑक्सीजन के अराउंड कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है,
यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर आएंगी। इस ऑक्सीजन के अराउंड भी 2 लोन पेयर आएंगी। फास्फोरस के अराउंड कोई लोन पेयर नहीं, क्योंकि फास्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसके अराउंड 5 बॉन्ड हैं। 5 बॉन्ड यानी सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, राइट। चलिए देखते हैं। तो अब x क्या है यहां पर, x की वैल्यू, x इक्वल टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ध्यान देना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बोले हैं, तो पेयर कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो x की वैल्यू 6 हो गई। बाय इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 1 1 2 3 4 5 6, बाय की वैल्यू भी 6 हो गई। और z क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई कितना है, 1 है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें फाइंड करना y इंटू जेड माइनस एक्स, तो y 6 z 1 और माइनस 6, ओके। तो 6 माइनस 6 इक्वल टू आंसर कितना, 0, राइट। क्लियर है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, आ गया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स 3px 4dz स्क्वायर 3dx स्क्वायर बाय स्क्वायर और 3dy। क्वेश्चन है, पूछा गया है द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड। एक्स क्या है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ जेरेड, y क्या है, टोटल नंबर ऑफ अनजेरेड ऑर्बिटल, एंड z इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सियल ऑर्बिटल्स इन द गिवन अबोव ऑर्बिटल्स, राइट। सबसे पहले हम टर्म्स को समझ लेते हैं, जेरेड ऑर्बिटल्स क्या होता है और अनजेरेड ऑर्बिटल्स क्या होता है, ओके। तो जेरेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जेरेड का मीनिंग ये है कि अगर दोनों तरफ क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ऐसा समझिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या है, अगर आप किसी सेंटर पॉइंट से एक डायरेक्शन में जाएं और सेम डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, वो सेम टाइप का अगर आपको नेचर मिल रहा हो, सेम टाइप का चार्ज मिल रहा हो या सेम टाइप के ग्रुप्स मिल रहे हो, तो हम कहेंगे कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब यहां पर अगर सेम टाइप का चार्ज, यहां भी प्लस हो यहां भी प्लस हो, तो मैं कहूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, या फिर माइनस हो यहां भी माइनस हो, तो मैं कहूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो कंडीशन क्या है, सेंटर से आपको एक डायरेक्शन में जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर, अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर अगर वही ग्रुप या वही चार्ज मिलता है, तो हम क्या कहेंगे, वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री है मतलब जेरेड है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो जेरेड है, अदरवाइज वो क्या है, अनजेरेड, ओके। क्यों, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट। चलिए अब हम डायग्राम को यहां पर ऑर्बिटल के शेप को ड्रॉ करते हैं। 3px, अब 3 हो या 2 हो, उससे क्या लेना देना है, px है। तो px का शेप कैसा, px का शेप कैसा होता है, यहां पर आप x एक्सिस ले लीजिए या कोई दूसरी एक्सिस ले, बाय जेड जो भी लेना हो। तो px का शेप हमें मालूम है कि x एक्सिस के अलोंग लोब्स होते हैं। हाँ, यहां पर एक चीज और उन्होंने पूछी है क्वेश्चन में कि एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब क्या है। एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब क्या है, अगर लोब एक्सिस के अलोंग हो। एक्सियल ऑर्बिटल मींस लोब्स आर, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई अलोंग एक्सिस, तो उसे हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। और दूसरा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डू नॉट लाई अलोंग एक्सिस। तो एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो तो नॉन एक्सियल। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में मैंने बताया था कि इसमें एक लोब पर प्लस साइन होता है, एक पर माइनस साइन होता है। चलिए अब ये हमारा सेंटर पॉइंट ले लीजिए। सेंटर पॉइंट से अगर हम इधर डिस्टेंस पर जाते हैं तो हमें प्लस साइन मिलता है, यहां आते तो माइनस मिलता है। सेम साइन नहीं मिल रहा है, यानी ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, अनजेरेड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी लोब एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए कौन सा ऑर्बिटल है, एक्सियल ऑर्बिटल है। अनजेरेड और एक्सियल ऑर्बिटल, राइट। चलिए दूसरा ले लेते हैं। दूसरा ऑर्बिटल कौन सा दिया है, 3dz स्क्वायर। 3dz स्क्वायर में
ये जैसे मैंने एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली है और ये जेड एक्सिस ले ली है। अब 3D जेड स्क्वायर का शेप कैसा होता है? जेड स्क्वायर के अलोंग दो लोग हैं, जेड स्क्वायर के अलोंग दो लोग हैं और एक्स बाय प्लेन में एक रिंग होती है, एक्स बाय प्लेन में एक रिंग होती है। तो यहां पर लोब पर प्लस साइन और रिंग पर माइनस साइन होता है। अब मुझे बताइए क्या ये जेरेड होगा या नहीं होगा? अगर मैं सेंटर पॉइंट से इधर जाता हूं, सेंटर पॉइंट से अगर इधर जाता हूं तो प्लस साइन मिलेगा, और सेम डिस्टेंस पर नीचे आता हूं तब भी प्लस मिलेगा, राइट। यहां से जेरेड है, यहां से मैं इधर आया तो माइनस साइन है, इधर आया तो भी माइनस साइन है, राइट। तो ये भी जेरेड है, यानी अपोजिट में सेम नेचर चाहिए, अपोजिट में दोनों प्लस हो या अपोजिट में दोनों माइनस हो। अब अगर जैसे एक तरफ दोनों में अपोजिट में प्लस है और दूसरी तरफ में एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो फिर वो जेरेड नहीं होगा। हर बार जितने भी उसमें अपोजिट में जाए हम, हर बार हमें सेम मिलना चाहिए। तो फिर ये कौन सा हो गया? फिर ये जेरेड है। क्या ये एक्सियल ऑर्बिटल है? बिल्कुल। क्यों? ऑर्बिटल्स कहां है? अलोंग द एक्सिस, तो ये एक्सियल ऑर्बिटल है। क्लियर, राइट। चलिए थर्ड ऑर्बिटल पर आते हैं हम, 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया है। 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है? अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द बाय एक्सिस। अब मुझे बताइए कि डी ऑर्बिटल में मालूम है कि अपोजिट लोब पर हम सेम साइन रखते हैं, तो यहां प्लस प्लस रख दीजिए, माइनस माइनस रख दीजिए। अब बताइए जेरेड होगा कि अनजेरेड होगा? सेंटर पॉइंट से अगर मैं यहां प्लस एक्स डायरेक्शन में आया तो मुझे प्लस साइन मिला, माइनस एक्स डायरेक्शन में भी प्लस मिला, सेम है। इसी तरह से ऊपर गया बाय एक्सिस पर तो हमें क्या मिला? माइनस मिला, नीचे आया तो माइनस मिला। तो यहां बाय एक्सिस के अलोंग अपोजिट में सेम साइन है, एक्स एक्सिस के अलोंग अपोजिट में सेम साइन है, तो ये कौन सा है फिर? जेरेड। क्यों? सेंटर ऑफ सिमेट्री हम इसको बोल सकते हैं। और एक्सियल ऑर्बिटल है कि नहीं है? बिल्कुल डेफिनेटली एक्सियल ऑर्बिटल है। लास्ट ऑर्बिटल हमारा कौन सा है? 3D YZ। तो 3D YZ उसको देखिए, 3D YZ, इसको मैंने यहां बाय एक्सिस ले ली, यहां मैंने जेड एक्सिस ले लिए। तो YZ में ये DYZ है, और ये वाला कौन सा था? मैं इसके नाम लिख देता हूं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कौन सा था? dz स्क्वायर था। ये कौन सा था हमारा? 3px था। ओके, तो यहां पर क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन्स कहां होते। देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है, तो ये चीज हमें आपको पहले से पता होना चाहिए कि इनके शेप क्या होते हैं। ठीक, शेप को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो आपको पता होना चाहिए। यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो श्रोडिंगर इक्वेशन से, लेकिन उतना आपके लेवल में भी नहीं है और वो यहां सोल्व करने नहीं जाओगे आप। तो यहां देखिए अपोजिट लोब पर सेम साइन, यहां प्लस प्लस ले लिया, तो यहां पर क्या ले लिया हमने? माइनस माइनस ले लिया, राइट। अब मुझे बताइए कि यहां पर ऑर्बिटल जेरेड है या नहीं है? तो सेंटर पॉइंट से अगर मैं यहां पर गया तो प्लस, तो अपोजिट डायरेक्शन में आने पर भी प्लस, राइट। अपोजिट में तो सेम है। अब दूसरे अपोजिट में भी देख लेते हैं, तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां वाली अपोजिट में भी सेम है। सेम का मतलब दोनों तरफ प्लस नहीं, अपोजिट सेम होना चाहिए, या तो दोनों माइनस या दोनों प्लस। तो डेफिनेटली कौन सा ऑर्बिटल हो गया? ये हो गया हमारा जेरेड ऑर्बिटल हो गया, ये जेरेड। और लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, राइट। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए x प्लस बाय एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू चाहिए। तो x यहां पर क्या था? x इज द टोटल नंबर ऑफ जेरेड। तो टोटल नंबर ऑफ जेरेड कितने हैं? काउंट करिए, dz स्क्वायर जेरेड है, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर जेरेड है, बाय जेड जेरेड है। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 3, राइट। y क्या है यहां पर? y इज द टोटल नंबर ऑफ अनजेरेड ऑर्बिटल। तो अनजेरेड काउंट करिए, अनजेरेड कौन सा है? एक ही है, 3px। तो यानी y की वैल्यू होगी 1। और z क्या है यहां पर? z इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सियल ऑर्बिटल्स इन गिवन अबोव ऑर्बिटल्स। तो एक्सियल ऑर्बिटल्स कितने हैं? एक तो 3px है और एक dz स्क्वायर है,
dz स्क्वायर एक, dx स्क्वायर y स्क्वायर है, क्योंकि dy z कौन सा नॉन एक्सियल, तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए बहुत उस कंसेप्ट को कितनी खूबसूरती से यहाँ क्वेश्चन में लगाया हुआ है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। ये बात क्लियर हो गई? ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यहां पर x क्या है, y क्या है। x है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बेंजीन and y total number of bonds in benzene respectively, which are formed by overlapping of hybridized orbitals। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनको यहां पर हमें लेना है। ओके ठीक है, तो चलिए बेंजीन का पहले हम स्ट्रक्चर बनाते। बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, C6H6, हम इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं थोड़ा सा, और इसमें हमें हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक काम करिए, इसको थोड़ा सा और एक्सपांड कर लीजिए। ये बेंजीन, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। अल्टरनेट यहां पर पाई बॉन्ड है। एक इसका स्ट्रक्चर है, ये है बेंजीन, राइट। अब बेंजाइन, बेंजाइन क्या होता है, बेंजाइन यानी आयन, उसमें क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते, ये 2 डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड है। ओहो, अब यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि इसमें तो जितने भी कार्बन है ऑल कार्बन आर sp2। अब मुझे इसमें बताइए नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने। आप बोलोगे सर अगर एक पाई बॉन्ड है तो sp2, 2 पाई बॉन्ड है तो sp, और एक भी पाई बॉन्ड नहीं तो sp3। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, एक कार्बन आपका sp2 होना चाहिए, ये वाला कार्बन भी sp2 होना चाहिए, और एक कार्बन sp2 इसके अराउंड भी 1 पाई है, एक कार्बन भी sp2 इसके अराउंड भी 1 पाई है, तो आपके अकॉर्डिंग sp2 4 होना चाहिए। और नंबर ऑफ sp कार्बन कितने हैं, बोलोगे सर 2 पाई इसके अराउंड है, 2 पाई इसके अराउंड है, तो आंसर कितना हो गया, 2। अगर आपने ऐसा लगाया बिल्कुल गलत। ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम रिंग में 8 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, जब हम मैकेनिज्म में ऑर्गेनिक में आएंगे तब हम इसको देखेंगे कि ये वाला जो ट्रिपल यानी जो पाई बॉन्ड है वो sp2 कार्बन की ओवरलैपिंग से ही बना हुआ है। sp2 कार्बन की ओवरलैपिंग से कैसे बना हुआ, अब यहां पर समझ में नहीं आएगा, वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेंजाइन मैकेनिज्म में समझना पड़ेगा। यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को बाहर लिख लेता हूं, ये हाइड्रोजन है। तो हर कार्बन यहां पर बेंजीन में sp2 कार्बन, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन हम निकाल दें, दोनों हाइड्रोजन निकाल दें, तो ये जो sp2 है कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 है, हाइड्रोजन का s है, यहां पर भी s है, राइट। अगर हाइड्रोजन दोनों निकल जाए तो sp2 में ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग से क्या बनता है, sp2 में एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनता है। तो ध्यान रखना कि इसमें नंबर ऑफ sp2 कार्बन 6 ही है, यहां पर कोई भी sp कार्बन नहीं है, ठीक। तो यहां तो हमसे पूछा ही नहीं गया था, तो हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे थे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। अब यहां पर देखिए टोटल 4 कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये बेंजाइन कब बनता है, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लें, फिर उसकी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो बेंजाइन इंटरमीडिएट यानी रिएक्शन के बीच में बनता है। तो अब यहां पर देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बेंजीन फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये देखिए ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है,
ये कार्बन भी sp2 है, सारे के सारे कार्बन sp2 है। तो ये कार्बन कार्बन के साथ भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, कार्बन का भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है। तो कार्बन का तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही यूज हो रहा है ना, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यानी हमें सिग्मा बॉन्ड लेना है यहाँ। क्यों, जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड किससे बनता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से देखिए कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उससे यहां भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल x की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, 6 + 6 यानी 12। अब यहां पर बाय में भी यही निकालना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड्स यानी सिग्मा बॉन्ड्स देखना है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10, हाँ अब आया ना ट्विस्ट। सर ये पाई बॉन्ड है, तो मैं बता चुका हूं कि ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। तो इसे समझिए कैसे बनता है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तब आपको ये चीज क्लियर समझ में आएगी। यहां पर देखिए, जैसे यहां पर क्लोरीन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ओके। जब स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NH2- Cl पर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, तो क्या होगा, क्या होगा, ए वाला बॉन्ड इधर आएगा और ए बाहर चला जाएगा, Cl ही बाहर हो गया, H ही बाहर हो गया। तो एक्चुअल में हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि यहां पर जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन का sp2 और क्लोरीन का p ऑर्बिटल, इनके बीच में ओवरलैपिंग थी। कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s, इनके बीच में ओवरलैपिंग थी। तो जैसे Cl जाएगा और यहां से H जाएगा, तो कंडीशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, ये हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहां पर एक जो पाई बॉन्ड है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है। तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 11। तो यहां पर x माइनस बाय इक्वल टू, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, 12 - 11 = 1, राइट। देखिए मिस्टेक करने के कितने चांसेस थे। अगर आपको ये नहीं मालूम कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, बेंजाइन आपको नहीं मालूम होगा, अगर 11th में है तो नहीं मालूम होगा, ड्रॉपर्स में तो डेफिनेटली है, मालूम होना चाहिए कि बेंजाइन में ये पाई बॉन्ड, एक्स्ट्रा जो पाई बना है वो कैसे बना हुआ है। तो वो sp2 यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल की वापस से ओवरलैपिंग से बना हुआ है। बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये, तो ये बात आपको समझ में आ गई, राइट। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लीजिए। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें एक्स वाई और जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें एक्स क्या है, एक्स क्या कहा है इसमें, एक्स इक्वल टू वो वाले कंपाउंड जिसमें टोटल 3 p ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, और वाई वो कंपाउंड जिसमें 2 p ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, और जेड वो कंपाउंड जिसमें केवल एक ही p ऑर्बिटल यूज होता है, राइट। ओके, क्लियर, ट्राई करें। तो पहले समझिए, जब जेड में, जेड यानी जिसमें एक ही p ऑर्बिटल यूज हो सकता है, इसका मीनिंग ये हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए। अगर बाय में अगर 2 p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं यानी sp2, अभी मैं dsp2 के क्वेश्चन आपको यहां नहीं दे रहा हूं, ओके। अगर 3 p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो बहुत सी वैरायटी हमारे पास है। कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp3 इसमें भी 3 p ऑर्बिटल है, sp3d इसमें भी 3 p ऑर्बिटल है, sp3d2 इसमें भी 3 p ऑर्बिटल है, और sp3d3 इसमें भी 3 p ऑर्बिटल हैं। अब आपको थीम समझ में आ गई होगी कि हमें करना क्या है, तो जल्दी से आप शुरू हो जाइए, वीडियो पॉज करिए और शुरू करिए। ट्राई किया, गुड। अब देखिए मेरे आंसर से आप मैच करिएगा
कि आपका आंसर राइट आया, वैसे आपका आंसर राइट आ गया होगा। राइट, चलिए पहले में हाइब्रिड स्टेट फाइंड करते हैं। IF फाइंड। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आयोडीन के 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन के 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे 6 एटम्स हैं 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, तो 6 × 7 इक्वल टू 42। एक इसकी वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 42 डिवाइड बाय 8 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 2 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को 2 से वापस डिवाइड करिए तो 5 + 1 इक्वल टू 6। 6 का मीनिंग क्या है? sp3d2। ओके, तो इसमें 3 p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। दूसरे में हाइब्रिड स्टेट फाइंड करिए, क्या है? Cl(I4-) तो यहां y की वैल्यू फाइंड करें। क्लोरीन के 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 आयोडीन के कितने? 4 आयोडीन के 4 × 7 और एक माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 35 और 1 36 आ गया। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 36 को 8 से डिवाइड करिए, 4 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। तो इस रिमाइंडर को वापस 2 से डिवाइड करिए तो 4 + 2 यानी 6। 6 का मीनिंग क्या है? sp3d2। गुड, कितना स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। थर्ड दिया है HCO2F2। बाई की वैल्यू फाइंड करें। बाई क्या है यहाँ पर? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जीनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, एक ऑक्सीजन के 6, 2 ऑक्सीजन के कितने? 12 और एक फ्लोरीन के 7, 2 फ्लोरीन के कितने? 14। तो इनको ऐड करिए तो ये हो जाएगा कितना? 8 12 20 34 टोटल आ गया। 34 आ गया। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करिए तो 34 को 8 से डिवाइड करिए, 4 टाइम्स जाएगा, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आया? 2 और रिमाइंडर को वापस 2 से डिवाइड करिए तो इक्वल टू 4 + 1 यानी 5 आ गया। 5 मीन्स एक S 3 P और एक D। देखा, अभी तो PP 3 3 आ रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ क्या दिया है? NH2-। जल्दी से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। 2 हाइड्रोजन के 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना आया? 8 आया। 8 आया। अब x फाइंड करना है तो 8 यानी 10 से कम नंबर है। 10 से कम नंबर है तो हम क्या करेंगे? इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 4। 4 का मीनिंग क्या है? एक S और 3 P। राइट। फिफ्थ नंबर BCl3। BCl3 में बताइए y इक्वल टू, बोरोन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 और 3 क्लोरीन के, 1 क्लोरीन के 7, 3 क्लोरीन के 21 इक्वल टू कितना आ गया? टोटल 24। 24 10 से बड़ा है तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 24। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करा तो 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया नहीं हो गया sp2। 6 नंबर BeCl2 में बाई की वैल्यू फाइंड करें। बेरिलियम के 2 बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन के टोटल कितना हो गया? 14 यानी हो गया 16 यानी 10 या उससे बड़ा है। तो x की वैल्यू 16 डिवाइड बाय 8, 2 से डिवाइड 8 से डिवाइड करा 2 आया। 2 का मीनिंग sp। राइट। सेवंथ नंबर क्या दिया है? AsCl4+। आर्सेनिक, एस यानी आर्सेन, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक यानी फिफ्थ ग्रुप का है। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आर्सेनिक के 5 और 4 क्लोरीन के, 1 क्लोरीन के 7, तो 4 क्लोरीन के कितने? 28, जिसमें से एक प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए तो ये टोटल कितना हो गया? 32 यानी x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 4। 4 का मीनिंग क्या है? एक S और 3 P यानी sp3। नेक्स्ट BOH होल थ्राइस में बोरॉन की। हाँ, अब BOH होल थ्राइस में बोरॉन में बताइए, बैलेंस शेल में बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन? बैलेंस शेल में बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन? तो 3 और OH के कितने? एक OH के कितने? ऑक्सीजन के 6 और हाइड्रोजन के 7, 3 OH हैं। कितना हो गया? 21। टोटल कितना हो गया? 21 3 यानी 24। तो x की वैल्यू फाइंड करिए। 24 डिवाइड बाय 8 यानी आ गया 3। 3 का मीनिंग क्या? वापस से sp2।
नाइन्थ नंबर, नाइन्थ में क्या दिया है, नाइन्थ में दिया है NO2 माइनस, तो NO2 माइनस में बाय वाई की वैल्यू फाइंड करी, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के 12, एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हो, एक माइनस यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 12 और 6 कितना 18, 18 तो x की वैल्यू क्या होगी 8 से डिवाइड करिए, डिवाइड करा तो कितना 2 बार जाएगा, 2 बार गया तो 16, 2 बार 8 2 16, 18 में से 16 माइनस हुआ तो कितना बचा 2, 2 रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आया उसको 2 से डिवाइड करिए तो आ गया 2 + 1, 2 + 1 यानी 3, 3 का मीनिंग क्या है sp2, राइट। लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्या बचा है ClO2 प्लस, ClO2 प्लस, तो y इक्वल टू Cl में बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन के कितने 6 और 6 12, वो एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए तो कितना हो गया 7 में से एक गया तो 6 और 12 और 6 कितना 18, तो वापस से 18 जैसा यहां पर x की वैल्यू वापस 3 आ जाएगी, 3 का मीनिंग क्या है sp2। ओके चलिए ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया, बस अब हमें उसमें वैल्यू पुट करना है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस बाय माइनस जेड, एक्स यानी जिसमें 3 p ऑर्बिटल हो, तो यहां 3 p ऑर्बिटल, नंबर 2 नंबर 3 4, 3 p ऑर्बिटल वाला एक है 5 5 5 5 5 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर x की वैल्यू आ गई 5, बाय जिसमें 2 p ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल वाले कौन कौन से sp2 1, sp2 2, sp2 3 और sp2 4, कहां है एक sp2 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4, और z जिसमें एक p ऑर्बिटल हो, तो एक p ऑर्बिटल वाले कितने एक sp, और कोई है क्या नहीं एक ही है, तो z की वैल्यू 1। चलिए तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1, तो 9 - 1 इक्वल टू आंसर कितना 8, आ गया, मजा आ गया ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आइए मत कहिए सर क्वेश्चन हैंडसम क्यों नहीं होते, क्वेश्चन ब्यूटीफुल ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विच यूज्ड ऑल 3 p ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम्स एंड शुड बी नॉन प्लेनर ऑल्सो। देखिए दो कंडीशन यहां पर लग रही हैं, ये कंडीशन क्या लग रही है, उसमें 3 p ऑर्बिटल्स हो, 3 p ऑर्बिटल्स यानी या तो sp3 हो या sp3d हो या sp3d2 हो या sp3d3 हो, और दूसरी कंडीशन शुड बी नॉन प्लेनर। अब नॉन प्लेनर देख कुछ भी करिए आप, तो सीधी हाइब्रिड स्टेट फाइंड करिए, सब कुछ चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, ओके ट्राई किया, अब आप इस क्वेश्चन को अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करिए। XeO2F2 फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें हाइब्रिड स्टेट पहले फाइंड करिए, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, जीनोन के 8, 2 ऑक्सीजन के 6 + 6 यानी 12, 2 फ्लोरीन के 7 + 7 यानी 14 इक्वल टू 34, तो यहाँ x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 34 यानी 10 से 9 से बड़ा है, तो 34 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना आया 2, जो भी रिमाइंडर आया उसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 4 + 1 यानी 5, 5 का मीनिंग sp3d, राइट। अब इसमें 3 p ऑर्बिटल तो यूज हो रहे हैं, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्लेनर है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले देखिए इसमें 5 आ रहा है, लेकिन एटम कितने बॉन्डेड हैं, 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन बॉन्डेड हैं, किससे, जीनोन से, 4 बॉन्डेड यानी बॉन्ड पेयर 4 है, यानी जीनोन पर कहीं ना कहीं एक लोन पेयर है, ये बात हमें समझ में आ रही। टोटल अगर 5 ही एटम अटैच होते तो उस पर कोई लोन पेयर नहीं होती, अब 5 में से 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन ही अटैच है, 4 बॉन्ड अटैच, 4 एटम अटैच है उससे, यानी एक क्या है लोन पेयर,
तो sp3d में जब एक लोन पेयर होती है तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो लोन पेयर हम कहां पर रखते हैं। तो वो लोन पेयर कहां पर होती है? एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर स्पेस ज्यादा होती है। और डबल बॉन्ड कहां रखते हैं हम? वो भी इक्वेटोरियल पर। क्यों? स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई, डबल बॉन्ड लोन पर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो मुझे बताइए, क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल है? क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल है? अब इसको आप यूं समझिएगा, यहां पर देखिए, ये जो दो फ्लोरीन आप देख रहे हैं वो तो आपकी कहां पर? स्क्रीन पर है। दो फ्लोरीन तो आपकी स्क्रीन पर ही है, लेकिन जो फ्रंट वाला जो ऑक्सीजन देख रहे हैं वो कहां पर है? स्क्रीन के बाहर। ये वाला जो ग्रीन कलर का ऑक्सीजन देख रहे हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलर स्क्रीन के बाहर है। और रेड कलर वाला या ब्लैक कलर वाला जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो कहां है? स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलरली अंदर है। यानी इसको देखो, ऐसे बना लेंगे हम, ये डैश वाला ऑक्सीजन हो गया, ये वेज वाला ऑक्सीजन हो गया, और ये वाले जो फ्लोरीन है ये वाले कहां पर है? इन द प्लेन, यानी आपकी स्क्रीन पर है। राइट। तो क्या सारे एटम एक ही प्लेन में? जी नहीं। कितने एटम एक प्लेन में आ रहे हैं? ये वाला फ्लोरीन एक ही प्लेन में है, जीनोन एक ही प्लेन में है, ये फ्लोरीन भी एक ही प्लेन में है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहां है? एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के अंदर है। तो ये कैसा हो गया? नॉन प्लेनर भी है और 3p ऑर्बिटल भी यूज हो रहे हैं। अब प्लेनर का मीनिंग आपको समझ में आ गया। प्लेनर का मतलब ये समझिए आप कि इसको आप अपने पेपर पे इस मॉलिक्यूल को रख दीजिए कि सारे एटम उस पेपर पर आ जाएंगे। जी नहीं, दो ऑक्सीजन एक पेपर से बाहर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ आएगा। दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्या है? SnCl2, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, यानी SN फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। और 2 किलोइन के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 14, टोटल आया 18। तो यहां पर x की वैल्यू फाइंड करिए। तो x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 8, यानी 2 बार गया, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो 2 को 2 से वापस डिवाइड करिए, तो 2 + 1 इक्वल टू 3। 3 का मीनिंग क्या है? sp, गड़बड़ की क्या कुछ नहीं की? तो sp2। तो हमें तो 3 p ऑर्बिटल चाहिए, तो इसको हम आगे डिस्कस ही नहीं करेंगे। वैसे देखिए, फिर भी ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसमें अब यहां पर देखिए नंबर कितना है? 3, लेकिन एटम कितने अटैच हैं? 2 एटम अटैच हैं, यानी एक लोन पेयर है। तो sp2 में प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर है, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्यों? दोनों ही क्लोरीन एक ही प्लेन में आ जाएंगे, प्लेनर। खैर ये मॉलिक्यूल हमारे काम का नहीं है। क्यों? हमें मिनिमम 3 p ऑर्बिटल, हमें इसमें 3 p ऑर्बिटल चाहिए और साथ में नॉन प्लेनर चाहिए। अगला एग्जांपल है IF5। तो IF5 में बाय फाइंड करिए। तो बाय इक्वल टू आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, और 5 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो कितने हो गए टोटल? 42। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 42 डिवाइड बाई 8, ये कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। 8 5 जब 40। अब रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 2 बचा, तो 2/2 यानी हो गया 5 + 1 यानी 6। राइट, 6 यानी sp3d2 ज्योमेट्री, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब देखिए यहां पर कितना नंबर है? 6, लेकिन बॉन्डेड एटम कितने हैं? 5। इसका मतलब है एक इसमें लोन पेयर है। अब अगर एक लोन पेयर है तो वो लोन पेयर कहां पर होगी? ऑक्टाहेड्रल में। उसको देखिए, ये आयोडीन है, आयोडीन है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, ये चौथा फ्लोरीन, ये 5वां फ्लोरीन, और एक लोन पेयर है। ठीक। अब इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। ये वाला फ्लोरीन तो बिल्कुल कहां पर है? बोर्ड पर है। ये फ्लोरीन आपकी तरफ है और ये आपसे दूर, यानी परपेंडिकुलर। ये आपसे दूर परपेंडिकुलर है, कहां है? टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी आपकी तरफ है। अब मुझे बताइए, क्या सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में आ जाएंगे? जी नहीं। अगर ये चारों फ्लोरीन को, हम इन फ्लोरीन को ले लें, आयोडीन को ले लें, तो डेफिनेटली एक प्लेन में हो गए, ये प्लेन में आ गए। लेकिन ये वाला फ्लोरीन, नीचे वाला फ्लोरीन प्लेन से बाहर है, तो ये कैसा हो गया? नॉन प्लेनर। ये भी नॉन प्लेनर हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है?
I3 प्लस, तो यहाँ Y इक्वल टू फाइंड करेंगे तो आयोडीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 आयोडीन है, तो 7 3 21, लेकिन एक प्लस होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, टोटल कितने आए 20। 20 का मीनिंग क्या है, 20 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइड बाय 8, 2 टाइम्स गया 8 2 16, रिमाइंडर कितना आया 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड करिए तो वापस से आया 2, 2 प्लस 2 यानी कितना आया 4, 4 का मीनिंग क्या है sp3, राइट। अब sp3 में 4 बॉन्डेड 4 एटम्स, यहां पर नंबर कितना है 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, लेकिन आयोडीन, एक आयोडीन को छोड़ दीजिए, बचे हुए 2 आयोडीन, जो सेंट्रल एटम है उसको छोड़ दिए, सेंट्रल एटम से बॉन्डेड एटम कितने हैं 2, यानी 2 लोन पेयर हैं, तो इस आयोडीन में 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर हैं यानी 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो अब मुझे बताइए इसका शेप ये हो गया, ये कैसा प्लेनर, क्यों 2 बॉन्ड एक प्लेन में आ सकते हैं, कहीं से भी हो 2 बॉन्ड वो एक ही प्लेन में होंगे, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, वैसे भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। 5th नंबर, अब क्या है XCO4, XCO4 में बाई की वैल्यू फाइंड करिए, जीनोन में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 8 और 4 ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन के 6, कितने हो गए टोटल 32, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 4, 4 का मीनिंग क्या sp3, अब 4 यहां पर है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, 4 ही ऑक्सीजन एटम अटैच है, इसका मीनिंग है कि इसमें कहीं भी कोई लोन पेयर जीनोन एटम पर नहीं हो, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल है मालूम है कि नॉन प्लेनर होता है, 2 ही बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, एक बॉन्ड कहां पर होता है, एक बॉन्ड कहां पर होता है, ये 2 ही बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, और एक बॉन्ड कहां पर होगा अप द प्लेन, और एक बॉन्ड होता है डाउन द प्लेन, तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक। 6 नंबर SO2 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करिए, सल्फर के 6 और 2 ऑक्सीजन के 12, टोटल आया 18 यानी x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 18 डिवाइड बाय 8 से डिवाइड करिए 2 बार जाएगा, तो 8 2 16, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 2 बचा, तो 2 बाय 2 यानी कितना आया 2 प्लस 1 यानी 3 यानी sp2 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो हमें चाहिए 3। अगला एग्जांपल दिया है XCF7 प्लस, राइट, तो y की वैल्यू फाइंड करिए, जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन और 7 फ्लोरीन के 7 इंटू 7, जिसमें से एक प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो 7 इंटू 7 49 प्लस 49 माइनस 1 यानी 48 प्लस 8 यानी कितना आया 56, तो x की वैल्यू फाइंड करिए, तो x इक्वल टू कितना 56 डिवाइड बाय 8, हाँ तो कितना आएगा 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3, ओके। अब 7 यहां पर नंबर है, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 और बॉन्डेड एटम भी कितने अटैच हैं 7 ही हैं, तो फिर जियोमेट्री क्या होगी इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल और बाइपिरामिडल। अब ये बाइपिरामिडल मतलब 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन नीचे है, तो यहां पर ये मॉलिक्यूल कैसा है नॉन प्लेनर समझ में आ गया, ये जीनोन है, यहां पर 5 फ्लोरीन यहां पर है, यानी ए वाला जीनोन और 5 फ्लोरीन है तो प्लेन में, लेकिन एक ऊपर फ्लोरीन और एक नीचे फ्लोरीन है, वो इस प्लेन के ऊपर और नीचे हैं, तो ये नॉन प्लेनर हो गया। लास्ट है SeF4 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम यानी ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो सेलेनियम में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 और 4 फ्लोरीन के 4 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 4 28 प्लस 6 यानी 34, तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 34 डिवाइड बाय 8 4 टाइम्स गया, तो 8 4 32, रिमाइंडर कितना 2, तो 2 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी 5 का मीनिंग क्या sp3 और d, राइट। अब इसमें
अब इसमें देखिए sp3d, अब इसमें देखिए कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन एटम कितने अटैच है? 4, यानी एक कहीं ना कहीं इसमें लोन पेयर है। लोन पेयर है तो इसका शेप क्या होता है? सी-सॉ। पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेलेनियम से यहाँ पर 4 फ्लोरीन इस तरीके से अटैच होंगे, तो एक ऐसा है नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। ठीक, राइट। अब बात समझ में आ गई। तो अब हम आंसर को लाते हैं। आंसर में हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विच यूज ऑल द 3 p ऑर्बिटल एंड नॉन प्लेनर। तो ये 3 p ऑर्बिटल इसमें यूज हो रहे हैं, नॉन प्लेनर भी हैं, राइट। ये दोनों हमारा, ये मॉलिक्यूल हमारे काम का है। इसमें sp2 यूज हो रहा है, 3 p ऑर्बिटल नहीं है, काम का नहीं है। अगला एग्जांपल sp3 3 p ऑर्बिटल है, साथ में नॉन प्लेनर भी है, यानी पहला भी आंसर हो गया और थर्ड भी हो गया, 2 वाला नहीं है। फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ में sp3 है बिल्कुल, लेकिन एक प्लेनर है। प्लेनर हमें तो नॉन प्लेनर चाहिए, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। XCO4 में देखिए 3 p ऑर्बिटल है क्या? 3 p ऑर्बिटल है क्या? sp3 यानी 3 p ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, राइट। यही है हमारी चॉइस। बाय में 6 नंबर पे आ जाइए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 2 ही p ऑर्बिटल है, हमें 3 p ऑर्बिटल चाहिए, ये हमारा नहीं है। 7 में आ जाइए, XCF7 में sp3d3 3 p ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल हमारे काम का है। 8 नंबर में आ जाइए, 3 p ऑर्बिटल है, बिल्कुल 3 p ऑर्बिटल है, और साथ में नॉन प्लेनर है, बिल्कुल नॉन प्लेनर भी है, तो ए भी हो गया, ए भी हो गया। काउंट ये कितने कंपाउंड हो गए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो आंसर कितना? आंसर इज 5, राइट। तो आंसर 5। चलिए, तो ये बात क्लियर होगी बच्चों। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर यहां पर क्वेश्चन ऐसा देते नॉन प्लेनर पोलर भी हो, तो फिर क्या करते? पोलर भी हो, राइट। तो आज के लिए इतना। तो इनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।